हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी छात्रों को साइंस क्लास 10th का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इन सभी प्रश्नों को याद भी कर लेना, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई है और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और साथ में सभी प्रश्नों को याद भी करते चलना, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों साइंस का पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे धातु को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग जवाब देंगे धातु, ठीक है। याद रखना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 2 नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का आता है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संक्षारण। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैल्वेनीकरण, ठीक है। आप लोग याद रखना, संक्षारण नहीं होगा, गैल्वेनीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखना, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा संयोजित यौगिक है। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा संयोजित यौगिक है। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी को CH4, जिसका नाम है मीथेन, ठीक है। मीथेन गैस, ठीक है। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी को CH4, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो दोस्तों याद रखना, आभूषण बनाने वाला सोना आपके बुक में इसका आंसर दिया होगा 24 कैरेट, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। 22 कैरेट, ठीक है। आभूषण बनाने वाला सोना हमेशा 22 कैरेट लिया जाता है, यही शुद्ध होता है, ठीक है। आप लोग याद रखना, 24 पर टिक मत लगाना, 22 पर टिक लगाना। ऐसे में आपको बुक में दिया होगा 24, लेकिन आप सर्च मारकर गूगल या क्रोम पर देख सकते हैं, ठीक है, कि आभूषण बनाने वाला शुद्ध सोना होता है। तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 22 कैरेट का, ठीक है। याद रखना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 5 नंबर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का आता है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी को देंगे आर्गन। आर्गन उत्कृष्ट तत्व होता है, ठीक है। याद रखना, आर्गन को हम लोग AR से सूचित करते हैं। आर्गन को AR से सूचित करते हैं, याद रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ताम्र एवं टीम के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं टीम के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं तो कांसा कहते हैं। क्या हो जाएगा कांसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आ गया काफ़ी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों याद होगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कि CaSO4 × 1/2H2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लवण और यहाँ पर क्या हो जाएगा जल। लवण और जल का निर्माण होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में लवण है तो हम लोग लवण पर टिक लगा देंगे। और दोस्तों आपको याद होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया का यह परिभाषा हो गया कि उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं हम लोग। तो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो आप लोग याद रखना, यह प्रक्रिया कौन सा है तो उदासीनीकरण है, ठीक है। याद रखना। और अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या प्रदान होता है तो लवण, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर की श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी को देंगे। क्या देंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, जल भी होगा और ऊर्जा भी होगा, ठीक है। याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बायो का है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बायो का है। बायो का क्वेश्चन कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका इनामेल। इनामेल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दांत की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है इनामेल, ठीक है। याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है।
मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो इसका हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहता है दोस्तों कि परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं अंदर। ठीक है, परागकोश के अंदर बनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन का आता है 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। याद रखना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन 14 नंबर कहता है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है? आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे? हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी को, 120 दिन की होती है। आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन की होती है। आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आपको त्रिकोणमिति में जो भी फार्मूला होता है उसको याद नहीं कर पाते हो, या फिर याद नहीं हो पाता है, या फिर आपको मालूम नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो एक वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करके फार्मूला याद करने का तरीका और उसे कैसे याद करें हमेशा के लिए, और कैसे त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, वहाँ पर आपको बताया गया है। तो प्लीज़ जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन अब 15 नंबर दोस्तों देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का आता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो याद रखना, न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या है? तो न्यूरॉन। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का आता है कि अंडाणु निषेचित होता है? अंडाणु निषेचित होता है, तो दोस्तों याद रखना, फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको दिए हैं 17 नंबर। 17 नंबर में दोस्तों प्रश्न कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर में नहीं है। ऑप्शन है ए बी सी डी करके, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फाइनली आंसर बता देता हूँ कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ठीक है, 10 के पावर -6 होता है। और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, और 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। ठीक है, याद रखना। तो जो क्वेश्चन है वही आप लोग याद रखिएगा, जो आगे आएगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -6 होता है। आप लोग याद रखना। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि डीजल का उपयोग होता है? डीजल का उपयोग हम लोग वाहनों में करते हैं, रेल के इंजनों में भी करते हैं, और विद्युत उत्पादनों में भी करते हैं। इसका मतलब कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डीजल का उपयोग सभी में करते हैं, तो हम लोग इसका आंसर डी को देंगे। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है कि सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, मतलब कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा में? तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी को, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोना की परमाणु संख्या 79 यानी कि 79 होता है। ठीक है, 79 79 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी को, अवक्षेपण। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी को देंगे, अवक्षेपण, जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता का मतलब वैलेंसी, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होता है? संयोजकता का इंग्लिश होता है वैलेंसी। तो आपको बताना है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन का आता है 23 नंबर। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान
होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल के पीएच मान होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, यानी कि 5.6 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 24 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में सिट्रिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर सी में है इथनोइक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी में है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका हम लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को देंगे, मेथनोइक अम्ल। ठीक है। चिट्टी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगर चिट्टी के डंक में मधुमक्खी के डंक में किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी जीव हो जिसके डंक में अगर आए तो याद रखना मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है। याद रखें, जैसे मधुमक्खी का डंक में, चिट्टी के डंक में, ये सभी के डंक में मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 25 नंबर दोस्तों देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में होती है। तो दोस्तों याद रखना, वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव है? ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव है? तो दोस्तों याद रखना, ब्यूटेन के समयावधि 2 होते हैं और पेंटेन के 3 होते हैं। नॉर्मल आइसो नियो। ठीक है, तो नॉर्मल आइसो ब्यूटेन का हो जाएगा और नॉर्मल आइसो नियो पेंटेन का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिर्फ आंसर 2 ही होगा, ब्यूटेन के 2 होगा और पेंटेन का 3 होगा। आप लोग याद रखना। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको मतलब कि अगर आगे क्वेश्चन मिले तो आप लोग उसका आंसर फटाक से बता दो। ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन 27 नंबर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी को, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को देंगे दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है। अमोनिया क्या हो जाएगा? अमोनिया NH3। ठीक है, अमोनिया हो जाएगा NH3। अब इसमें क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पहले 1 होगा और इसका 3 होगा, यानी कि 1:3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर उसका सूत्र याद रखते हो तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फटाक से निकाल सकते हो। ठीक है, अनुपात। ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। ठीक है, 29 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो दोस्तों याद रखना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अंतिम प्रश्न आ गया दोस्तों कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, सिरका में हमेशा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग दिल से बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग एक कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी छात्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पर डेली 2 या 3 वीडियो आपको मिलते रहेगा हर सब्जेक्ट का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।